प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित का छठा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले कुछ एक आधारभूत पद और परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुछ एक बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे हम पिछले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास दो बिंदु हैं तो इन दो बिंदुओं से होकर के हम एक और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं और इस रेखा को हम दोनों तरफ या दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तब देखिए, ये जो एरो साइन है ये इंडिकेट करते हैं कि इस रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो रेखा से हम भली भांति परिचित हैं। अब देखिए कि रेखा के बाद रेखाखंड और किरण, ये दो परिभाषा वैसे तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो हम रिवाइज कर लेते हैं अभी कि रेखाखंड और किरण दोनों ही रेखा का ही हिस्सा है। अब रेखाखंड क्या होता है कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हो, जैसे रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हो उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसी तरह से रेखा का वह भाग जिसका एक ही अंत बिंदु हो, एक ही अंत बिंदु हो, दूसरी तरफ दूसरी दिशा में ये अपरिमित रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। तो या फिर इधर अंत बिंदु ले लीजिए, इस साइड इसको बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर ये अंत बिंदु हो गया और यहाँ पर ये अंत बिंदु हो गया। दूसरी तरफ ये अपरिमित रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। तो रेखा का वह भाग जिसका सिर्फ एक ही अंत बिंदु हो उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे या रे कहेंगे। और जिसके दो अंत बिंदु हो उसे हम रेखाखंड कहेंगे। अब आगे आता है कि इनका हम नाम कैसे लिखते हैं। जैसे रेखा, जैसे मान लीजिए ए बी रेखा है, इसे वास्तव में हम ए बी करके और इस तरह से डिनोट करते हैं, ऊपर दोनों तरफ एरो। और रेखाखंड, रेखाखंड को हम ए बी ऐसे ऊपर एक रेखा लगाई। और किरण, अगर किरण का नाम भी हम ए बी दें तो ए बी के ऊपर ऐसे एक एरो लगाते हैं, तो ये किरण हो गई। लेकिन देखिए, इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली इन डिनोटेशंस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम अगर रेखा लिखते हैं तो हम सीधा ही लिखेंगे रेखा ए बी। रेखाखंड अगर लिखना हो तो हम ये नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर रेखाखंड ए बी और किरण ए बी। तो हम सिंपल डिनोटेशन का प्रयोग करेंगे। ये जो परंपरागत तरीके हैं इनका प्रयोग नहीं करेंगे इस चैप्टर में लिखने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख जैसे नाम से स्पष्ट है, सेम रेखा में, एक ही रेखा में जो हो, कि ये तीन बिंदुओं के लिए डिफाइन करते हैं हम, तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। अगर तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वो तीनों बिंदु जो है वो क्या है? संरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स है। और यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर ना हो
तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु जो एक ही रेखा पर ना हो, ऐसे क्या कहलाते हैं? असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट ए, बी और सी की, तो ये नॉन कोलिनियर है, असंरेख बिंदु है, क्योंकि एक रेखा पर नहीं है। और यदि हम बात करें पी, क्यू और आर की, तो ये तीनों एक ही रेखा पर है, तो इसलिए क्या है? संरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब आगे आता है कि कोण क्या होता है। अब देखिए कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हो, तो वहां पर क्या बनता है? एक कोण बनता है। जब दो किरणें एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हो, तो वहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। और ये दोनों जो किरणें हैं, ये कोण बन गया। और ये जो दोनों किरणें हैं, ये इस कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और दोनों किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट जो है, इसे हम शीर्ष बोलते हैं, कोण का शीर्ष। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हो, तो वहाँ पर क्या बनता है? एक कोण बनता है। और कोण को बनाने वाली दोनों किरणें जो है, ये क्या कहलाती है? इसकी भुजाएं कहलाती है। और इन भुजाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ मतलब इन दोनों का साझा है, सेम बिंदु जो है। उभयनिष्ठ शब्द का मैं प्रयोग इस चैप्टर में बार बार करूँगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दो किन्हीं भी चीज़ों का एक साझा जो चीज़ होती है, वो उभयनिष्ठ कहलाती है। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। अब इंग्लिश में वर्टेक्स को इंग्लिश में शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स, और भुजाओं को बोलते हैं साइड्स। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी इंग्लिश में ये शब्द याद रखें, क्योंकि आगे जो मैथमेटिक्स आता है लगभग सभी स्टेट्स में इंग्लिश मीडियम में ही आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके अभी से याद रखना शुरू कर दें। तो प्यारे बच्चों, जो अभी तक हमने 5 परिभाषाएं पढ़ी, उसे हम रिवाइज कर लेते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हो, रेखाखंड कहलाता है। किरण, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, वह किरण कहलाता है। संरेख बिंदु, कि जब तीन या इससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, तो संरेख बिंदु कहलाते हैं। जब तीन या इससे अधिक बिंदु एक रेखा पर ना हो, तो ये असंरेख बिंदु कहलाते हैं। कोण, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हो, तो वहाँ पर कोण बनता है। और ये दोनों किरणें जो है कोण की भुजाएं कहलाती है। और जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु है, ये कोण का शीर्ष कहलाता है। तो ये परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अगर आप चाहो तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लें एक बार। प्यारे बच्चों, हम कोणों की विभिन्न टाइप्स जो है वो छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आइए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आता है यहाँ पर न्यून कोण या एक्यूट एंगल जिसको हम बोलते हैं। कि न्यून कोण क्या होता है? कि एक ऐसा कोण जिसका माप 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक चित्र ड्रा कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक कोण है, जिसे मैं x का नाम दे देता हूँ। तो x का मान यदि 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, तो
तो ये क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। और यदि कोण जो है एग्जैक्टली किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे इस कोण को मैं y का नाम दे देता हूँ। यदि y कोण पूरा 90 डिग्री के बराबर हो तो ये कौन सा कोण कहलाता है? समकोण कहलाता है। और 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण कहलाता है। लेकिन 90 डिग्री से तो अधिक हो, ये इसे मैं z का नाम दे देता हूँ। ये कोण क्या है कि 90 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। अब इंग्लिश में आपने इसको एक्यूट एंगल के नाम से पढ़ा है, इसे राइट एंगल के नाम से पढ़ा है, और इसको ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से पढ़ा है। तो अब चौथी टाइप का कोण जो आपने पहले पढ़ रखा है वो है जिसका माप 180 डिग्री हो। इसे मैं S से डिनोट कर देता हूँ कि यदि S जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो तो इसे हम ऋजु कोण कहते हैं, ऋजु कोण। या इसका दूसरा नाम और भी है सरल कोण। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्योंकि इससे क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी रेखा बनती है। और इसीलिए इसको हिंदी में भी सरल कोण कहते हैं, क्योंकि एक सरल रेखा सीधी रेखा बनती है यहाँ पर। और यदि एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जैसे मान लीजिए प्रतिवर्ती कोण ये T है, तो हम ये कहेंगे कि जो 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोण क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है न्यून कोण, जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो। अगर वैल्यू एग्जैक्ट 90 के बराबर हो तो ये समकोण हो गया। 90 और 180 के बीच में हो तो अधिक कोण। पूरा 180 है तो ऋजु कोण या सरल कोण। और 180 से 360 के बीच में हो तो उस कोण को हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब आगे आता है पूरक कोण। पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हम कोणों के एक जोड़े के लिए डिफाइन करते हैं। यदि दो कोण है हमारे पास x और y, इन दोनों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ कि एक 30 डिग्री हो गया, दूसरा 60 डिग्री हो गया, टोटल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 30 और 60 एक दूसरे के पूरक है। हमें पूछा जाए कि 30 का पूरक क्या है? 60। 60 का पूरक क्या है? 30। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो 50 डिग्री और 40 डिग्री ये पूरक कोणों का एक जोड़ा है, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होता है? 90। तो 50 डिग्री का पूरक 40 डिग्री, 40 डिग्री का पूरक 50 डिग्री। तो इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 डिग्री का पूरक क्या है? 80 डिग्री है। और 80 डिग्री का पूरक 10 डिग्री है। और इसी तरह से समपूरक कोण, यदि
दो कोणों का योग 180 हो, 180 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरा कोण 110 डिग्री है, दोनों का टोटल 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 70 डिग्री और 110 डिग्री एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरक और संपूरक को भूल जाते हैं। तो ये तो आपको सिंपली याद रह ही जाता है कि एक टाइप का ऐसा जोड़ा है जिसका कोण 90 डिग्री है और दूसरा ऐसा जोड़ा है जिसका 180 डिग्री है। तो जिसका जोड़ कम होगा उसका नाम भी देखिए छोटा है, और जिसका सम ज़्यादा होगा, टोटल ज़्यादा हो, उसका नाम बड़ा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जिसका टोटल कम हो उसका नाम छोटा मिलेगा, जिसका टोटल ज़्यादा है उसका नाम बड़ा मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जैसे अल्फ़ाबेट्स में सी तीसरे नंबर पे आता है और एस 19वें नंबर पे आता है, तो जो पहले आएगा अल्फ़ाबेट्स में उसका सम छोटा होगा, जो बाद में आएगा ABCD में उसका सम ज़्यादा बड़ा होगा। इस तरह से आप एक अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम के अंदर। अब आगे पढ़ते हैं आसन कोण या एडजेसेंट एंगल्स। अब दो कोण आसन कोण कब कहलाते हैं, देखिए चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोण तो ये वाला है और दूसरा कोण ये वाला है, कि एक कोण तो ये है और दूसरा कोण ये है। नाम दे देते हैं हम ABCD। तो एक कोण तो हो गया CBD और दूसरा ABD। अब देखिए इन दोनों की, एक तो ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों की सांझी है, और एक ये शीर्ष उभयनिष्ठ है, और दो अन्य भुजाएं जो है ये उभयनिष्ठ भुजाओं से विपरीत है, यानी इससे एक इधर है और दूसरी इधर है। यानी तीन कंडीशन है कि पहली तो क्या है, एक भुजा उभयनिष्ठ, दूसरा है कि एक शीर्ष उभयनिष्ठ, और तीसरा है कि अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजाओं से विपरीत। अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा से विपरीत। तो ऐसे कोणों का जोड़ा जो है क्या कहलाता है, आसन कोण कहलाता है, कि जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और बाकी दो भुजाएं जो है उभयनिष्ठ भुजाओं से विपरीत हो। ऐसे कोणों का जोड़ा जो है वो आसन कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे ऐसे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तथा अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा से विपरीत हो। आसन कोण कहलाते हैं।
अब आगे आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कोणों का रैखिक युग्म एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब रैखिक युग्म क्या होता है कि यदि देखिए हमारे पास एक कोण तो ये है, चित्र के माध्यम से समझाता हूँ पहले। एक कोण तो ये है और दूसरा कोण जो है वो ये वाला है। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये शीर्ष जो है ये क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, और एक भुजा उभयनिष्ठ है, बाकी दो भुजाएं जो है इससे विपरीत डायरेक्शन में है। तो ये जो कोण है ए बी डी और सी बी डी दोनों क्या है, आसन कोण है। लेकिन हमने पढ़ना क्या है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म जो है ऐसे आसन कोणों का जोड़ा होता है जिनका टोटल 180 डिग्री हो, जिनका योग 180 डिग्री हो। तो दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है। तो देखिए कि यदि हमारे पास एक रेखा है और उस रेखा पर एक किरण खड़ी है, इस रेखा पर एक ही किरण खड़ी है, तो इस तरह से जो दो आसन कोण बनते हैं उनका योग हमेशा ही क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दो बातें बोल रहा हूँ मैं। पहली बात क्या है कि एक रेखा पर एक किरण खड़ी है, तो इस तरह से जो दो आसन कोण बनते हैं उनका योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है, अर्थात कि वो दोनों रैखिक युग्म होते हैं। और दूसरा कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उभयनिष्ठ भुजा जो है वो कॉमन होगी, वो एक रेखा होगी। तो ये दो बातें जो मैंने बोली है, पहली बात कौन सी, एक रेखा पर अगर एक किरण खड़ी है तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और दूसरी बात मैंने बोली है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 है तो उभयनिष्ठ भुजा जो है वो एक ही रेखा होगी। तो ये जो दोनों हैं, दोनों बातें हैं, ये लीनियर पेयर एक्सियम कहलाते हैं, रैखिक युग्म अभिकृत कहलाते हैं। अभिकृत क्या होता है, अभिकृत एक ऐसा कथन होता है जिसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यहाँ ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होते हैं, जैसे यहाँ पर रेखा के ऊपर किरण खड़ी है तो दोनों का सम 180 है, कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों बातें हैं, क्योंकि रैखिक युग्म से संबंधित है तो इसलिए इसे रैखिक युग्म अभिकृत कहते हैं। तो इन अभिकृतों को जो है पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि रेखा के ऊपर किरण खड़ी है तो इसका मतलब ये क्या है, रैखिक युग्म है। और दूसरा, अगर इन दोनों का टोटल 180 है तो इसका मतलब क्या है, ये रैखिक युग्म है। बीच में एक साइड कॉमन होगी और इनका शीर्ष भी कॉमन होगा, बाकी भुजाएं जो एक दूसरे से विपरीत होगी। आगे देखिए कि शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो सरल रेखाएं आपस में काटती है तो आमने सामने बने कोण, जैसे एक कोण ये, इसके सामने बना हुआ कोण ये, तो जो आमने सामने बने कोण जो है वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे एक पेयर तो ये हो गया, इसमें दूसरा पेयर भी है शीर्षाभिमुख कोण का, एक ये और एक ये। ठीक, तो हम कहेंगे
जब दो सीधी रेखाएं आप एक दूसरे को काटती हैं, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए बी सी डी ओ कि ए ओ डी कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं हमेशा ही। इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे आगे। और इसी तरह से ए ओ सी कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ डी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी आगे। आगे आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, इसे समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि हमें कागज़ पर दो रेखाएं ड्रा करनी हो तो हम इसे दो तरीकों से ड्रा कर सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है, ऐसे एक दूसरे को कट करती हुई रेखाएं हो सकती हैं, या फिर दो रेखाएं हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। एक तो रेखा ये होगी और एक ये होगी। अब अगर हम इस तरह से रेखा ड्रा करते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जरूर काटती हैं, तो ऐसी रेखाएं जो है वो क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो यदि हम इनको नाम दें तो पी क्यू आर एस, ये पी क्यू और आर एस जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और जबकि दूसरे चित्र में जैसे हम इसको कह देते हैं ए बी सी डी, तो ये देखिए कि इन दोनों का अगर मैं इस लाइन पर लंब ड्रा करता हूँ तो दूसरी लाइन पर जो है वो ऑटोमेटिक लंब हो जाता है। तो ये लंब चाहे आप यहाँ ड्रा कीजिए। अब देखिए दोनों का लंब सेम है तो इसको उभयनिष्ठ लंब कह सकते हैं। इसी तरह से हम उभयनिष्ठ लंब यहाँ कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। तो आप इसमें उभयनिष्ठ लंब कहीं भी ड्रा करें, प्रत्येक दशा में उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयाँ क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये उभयनिष्ठ लंब की जो लंबाई है ये इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। तो हम ये कहें कि यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी यदि समान रहे, ये दूरी जो है वो क्या रहे, समान रहे, तो ये जो रेखाएं हैं ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं भी इनको कह देते हैं। तो इस तरह से यदि आपने कोई रेखा और ड्रा कर ली, अब ये रेखाएं कौन सी हैं, इसको भी आप प्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं, क्योंकि रेखा को हम अपरिमित रूप से आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को भी आपने माइंड में रखना है कि एक रेखा को हम अपरिमित रूप से दोनों तरफ या दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। तो रेखाएं दो तरह की होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और
अप्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा ही क्या रहती है, समान रहती है।